नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक दीक्षित आपका अपने चैनल ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के ऐसे कारनामे के बारे में जिसने हमें आश्चर्य करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। एक ऐसी कंपनी जिसने न सिर्फ भारत की पहली इंडिजिनस कार बनाई थी, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ती कार भी बनाई थी और पूरी दुनिया को साबित कर दिया था भारत भी गाड़ी बनाने में किसी से कम नहीं है। देश की सेवा करने में इस कंपनी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसी कंपनी जो मिलिट्री के लिए भी गाड़ियां बनाती है, साथ ही साथ इस कंपनी ने लोकोमोटिव्स भी बनाए हैं। एक समय था जब इंडियंस इस कंपनी की गाड़ी लेने से ना सिर्फ डरते थे, बल्कि इस कंपनी की गाड़ी लेने वाले का मजाक भी बनाया करते थे और इसकी सर्विस से भी परेशान थे। लेकिन इस कंपनी ने हार नहीं मानी और दिन प्रतिदिन अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को बेहतर भी किया और करती भी जा रही है। इस कंपनी ने वो कर दिखाया है जिससे भारत का नाम बेस्ट कार मेकर्स में वर्ल्ड लेवल पर आ गया है। इस कंपनी ने दुनिया को सिखा दिया कैसे अच्छी कंफर्ट वाली, वर्ल्ड क्लास सेफ्टी वाली और इतने तगड़े फीचर्स के साथ में, और वो भी इतना तगड़े लुक के साथ में, कैसे गाड़ी बनाई जाती है। ये वही कंपनी है जिसने हर मिडिल क्लास की एक सेफ लग्जरी फीचर्स वाली, अच्छी राइड एंड हैंडलिंग वाली और बजट में आने वाली गाड़ी का सपना पूरा किया है, जिससे हर मिडिल क्लास जो महंगी और लग्जरी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो उस गाड़ी का मजा सस्ती और कम खर्च में चलने वाली गाड़ियों में ले सकते हैं। देखिए, महंगे में अच्छा काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सस्ते में क्वालिटी और अच्छा काम करना ये बहुत बड़ी बात है और इस भीड़ में यही चीज आपको स्टैंड आउट करती है। तो अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की। जी हां दोस्तों, इस कंपनी के कारण आज हमारा भारत का नाम वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट कार निर्माताओं की लिस्ट में शामिल है। इस कंपनी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिससे दुनिया को भी पता चल गया है भारत किसी से पीछे नहीं है। और साथ ही ये भारत की एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को भी नौकरी दी है। इस कंपनी की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मैं टाटा के बारे में जितना पढ़ता जाता हूं, उतना ज्यादा इस ग्रुप से मुझे प्यार होता जाता है और इस ग्रुप के लिए मेरी रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा बढ़ती जाती है। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने हाल ही में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो काफी ज्यादा अच्छे हैं और मार्केट में काफी तगड़े से परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर मोबिलिटी पर भी बहुत काम कर रही है। अभी कुछ समय पहले ही टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया है। ये गाड़ी मार्केट में आते ही सक्सेस हो गई और उसके पीछे क्या कारण थे और ये गाड़ी टाटा मोटर्स ने कैसे बनाई, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबका कहना है फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिप्लेस होने वाली हैं। अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है या फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में FCEV कहते हैं, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सारी कंपनीज एक ना एक इलेक्ट्रिक कार पर तो काम कर ही रही है और बहुत पहले से काम कर रही है। अब आखिर ये क्यों जरूरी है कि सारी कंपनीज EVs पे ही मूव कर रही हैं? उसका कारण है क्योंकि EVs ही एक फ्यूचर है और हम सब जैसे कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉसिल फ्यूल की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इसीलिए दिल्ली में भी 10 साल वाला रूल लाया गया है जिससे कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को डीरजिस्टर कर दिया जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और दुनिया की सबसे ज्यादा 15 पॉल्यूटिव सिटीज में से 13 इंडिया में ही है। अब आप अंदाजा मार सकते हैं कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन सिर्फ कार्स की वजह से हो रहा है। देखिए, बेसिक EV एक सदी से ज्यादा समय से मौजूद है, लेकिन बैटरी की क्षमता कम होने के कारण इंटरनल कंबशन इंजन की तुलना में बैटरी वाली गाड़ियों की दूरी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। फोर्ड मॉडल टी, जो दुनिया में सबसे पहली असेंबली लाइन में बनने वाली गाड़ी थी, उसके आने के बाद फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों की कीमत भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। साथ ही हर जगह चार्जर और बिजली की भी पहुंच नहीं है और भारत में तो लंबी दूरी में पेट्रोल पंप भी काफी दूर दूर में रहते हैं। ऐसे में EV की लिमिटेड रेंज के कारण लोग दुनिया भर में इसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और उसके मुकाबले फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरना बहुत ज्यादा इजी है। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण आपने नोटिस किया होगा कि इतने सारे पेट्रोल पंप होने के बाद भी हर पेट्रोल पंप पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगती है, जबकि हर गाड़ी 5 से 6 मिनट में फुल हो जाती है और बहुत सारे लोग तो उसको फुल भी नहीं कराते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर EV होती तो बैटरी कितना भी फास्ट चार्ज हो, उसको चार्ज होने में कम से कम 30 मिनट तो लगेंगे ही। और जब इतनी गाड़ियां एक साथ आ जाएंगी तो कितना रश हो जाएगा, अब आप सोच सकते हैं। अब अगर मैं इसमें से ये भी एक अंदाजा मार लूं कि काफी लोग अपनी गाड़ियों को घर में ही चार्ज करेंगे, इसके बाद भी जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे उनमें बहुत ज्यादा रश होगा। और लिथियम आयन बहुत अबंडेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लिथियम आयन है, तो उससे आप क्या क्या चला लोगे, फोन चला लोगे, गाड़ी चला लोगे, सब चला लोगे, तो फिर लिथियम आयन आएगा कहां से इतना सारा। इसीलिए भी EVs एक एक्सपेरिमेंट यानी आजमाइश वाली खास चीजें बनके रह गई हैं। साथ ही बैटरी व्हीकल्स महंगी भी हैं, लेकिन पिछले एक दशक में आपने नोटिस किया
किया होगा कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अच्छा खासा माहौल बन गया है। बैटरीज और ज्यादा पावरफुल हो गई हैं, गाड़ियों की स्पीड तेज हो गई है, उनकी दूरी तय करने की क्षमता भी बढ़ गई है। जहां 2010 में सिर्फ 17,000 ईवीज थी पूरे दुनिया में, अब वो बढ़कर 2019 में 72 लाख हो गई हैं। और भारत इस गणना में सबसे ज्यादा पीछे था। जब टेस्ला आई तो टेस्ला ने दुनिया को ईवी की क्षमताओं को बताया कि ईवी क्या क्या कर सकती हैं, और लोगों ने उसको पसंद भी किया बहुत ज्यादा। भारत सरकार ने भी बहुत से ऐसे कदम उठाए, जैसे कि अप्रैल 2020 में भारत स्टेज 6 को लागू करना, जिसके कारण गाड़ियों से कम पॉल्यूशन हो। लेकिन इसके साथ ही इन गाड़ियों की बनाने की लागत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और गाड़ियों के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए, जिससे ईवी और फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों का जो रेट डिफरेंस था वो काफी ज्यादा कम हो गया। इंडियन मैन्युफैक्चरर जैसे कि महिंद्रा बहुत पहले से ईवीज पे था। आपने नोटिस किया होगा उनकी एक महिंद्रा रेवा करके गाड़ी आती थी, जो उन्होंने कोलैबोरेशन में बनाई थी रेवा कंपनी के साथ में, और उस गाड़ी की कीमत उस समय 2008 में लगभग 8 लाख रुपए थी और उसकी रेंज सिर्फ 120 किलोमीटर थी, जो कि एसी चलाते ही 70-80 तक ड्रॉप हो जाती थी। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, रेवा अलग कंपनी थी जिसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में कोलैब किया था। बाद में ये गाड़ी फेल हो गई थी, फिर महिंद्रा ने सेम प्लेटफॉर्म पर महिंद्रा E2O को लॉन्च की। ये गाड़ी नागपुर में ओला में काफी ज्यादा दिखती है, लेकिन ये गाड़ियां कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है, साथ ही इसका एसी भी एकदम ठंडक नहीं करता है और इसकी भी रेंज काफी ज्यादा कम है। ऐसे ही महिंद्रा ने ई वेरिटो भी लॉन्च की थी, जो उसका एक फेल मॉडल था। तो जब BS4 से BS6 तक आने का जो फैसला था भारत सरकार का, उससे कीमतें गाड़ियों की काफी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही साथ इसी समय सरकार ने काफी ज्यादा पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाई। ये भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने का सबसे अच्छा समय था। तब देश के तीसरे नंबर के सबसे उच्च कोटि के कार निर्माता टाटा मोटर्स ने भी एक ऐसी ईवी बनाने का फैसला लिया, जो पहले से मौजूद पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का मुकाबला कर सके। एक न्यूज की बात बताता हूँ, अभी हाल ही में 2021 में टाटा मोटर्स ने Hyundai को पछाड़ा है सेल्स फिगर में, तो अब वो दूसरे नंबर का कार निर्माता बन चुका है। अब आप सोच सकते हैं। अब टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये था, इससे पहले इनने कोई छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई ही नहीं थी। तो टाटा मोटर्स के एम्प्लॉयज ने डिसाइड किया कि जो पहले से मौजूद गाड़ियां हैं उनके पास, जैसे कि टियागो, टिगोर, हेक्सार, नेक्सॉन, इनमें से कोई सी गाड़ी को चूज किया जाए, बजाय एक पूरा नया प्रोडक्ट बनाने की जगह। लेकिन कौन सा मॉडल चूज करें, ये भी बड़ी समस्या थी। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक सर्वे चालू किया पब्लिक में, जिससे लोगों की चॉइसेस का पता लगे और डिसीजन लेना आसान हो जाए। इस सर्वे का नाम था प्रोजेक्ट मैंगो। नतीजों पर गौर करने से समझ आया कि 4 खासियतें एक ईवी में लोगों को चाहिए। टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स को समझ आया कि मौजूद ईवीज में की ड्राइविंग बहुत खराब थी, उनको चलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। इसीलिए सबसे पहली जरूरत बन गई थी ड्राइविंग डायनेमिक्स, एक स्टेबल बॉडी, एक फन टू ड्राइव फैक्टर, साथ ही साथ स्पेशियस कैबिन और हाई स्पीड में एक स्टेबल गाड़ी, और सारे अच्छे टेक से लैस। दूसरी नीड थी रेंज, कि ईवी एक चार्ज में आखिर कितनी दूरी तय कर सकती है, और लोगों की भारत में ईवी से एक ही शिकायत थी, वो थी उसकी कम रेंज और कम पावर का होना। तो टाटा मोटर्स को इस चीज को भी ध्यान में रखना था और इन चीजों पर भी लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरना था। अब ज्यादा पावर, ज्यादा रेंज के लिए चाहिए था काफी एडवांस और बड़ा बैटरी पैक। अब बैटरी पैक जैसे कि आप सब जानते हैं, वो गाड़ी के नीचे मतलब फ्लोर में लगता है, इसीलिए एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी का भी होना जरूरी था, जिससे भारतीय सड़कों पर बैटरी नीचे से ना टकराए और खराब ना हो। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट था सेफ्टी। अब आप सब जानते हैं टाटा सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, और टाटा के इंजीनियर्स जो थे वो 5 स्टार रेटेड कार को ही एक ईवी के रूप में बनाना चाहते थे। साथ ही जो प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा अच्छे से डिजाइन हो और ईवी में कन्वर्ट करने पर उसमें कोई भी टेक्निकल या कुछ और कारणों से दिक्कत ना हो। साथ ही टाटा मोटर्स के पास एक चैलेंज जो था वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, वो है समय का। एक गाड़ी डिजाइन पेपर से शीट मेटल तक आने में 2.5 से 3 साल से ज्यादा लग जाता है, लेकिन टाटा मोटर्स के पास में इतना समय नहीं था, क्योंकि बाकी राइवल कंपनीज भी बहुत तेजी से ईवी पर काम कर रही थी। और आपने सुना होगा, मार्केट में छा जाने के लिए या तो आप पहले हो या कुछ नया कर रहे हो, तभी आप मार्केट में छा पाओगे। और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी उतर रही थी, टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबकी पसंदीदा, द टाटा नेक्सॉन।
जैसे ही टीम ने डिसाइड कर लिया हमें इसी गाड़ी पर काम करना है, टाटा ने फौरन ही काम शुरू कर दिया, क्योंकि इस प्रोडक्ट की कामयाबी ना सिर्फ इस पर निर्भर कर रही थी कि गाड़ी कितनी अच्छी है, बल्कि इस पे भी डिपेंड करती है कि गाड़ी मार्केट में कितने जल्दी आ जाए, क्योंकि अगर लेट हुए तो जब तक गाड़ी मार्केट में आएगी उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। अब आप सब जैसे कि जानते हैं टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी एक ईवी लॉन्च की थी जो कि थी टियोर ईवी, जो कि EESL को दिया गया था, लेकिन वो ईवी मार्केट में बहुत कम बिकी और सबसे ज्यादा उसका फेलियर का कारण था उसकी कम रेंज और एक लेथार्जिक मोटर, इसीलिए वो गाड़ी भी मार्केट में फेल हो गई। अब एक ऐसी कंपनी जिसने ईवी में भी फेलियर झेल चुका हो, उसके लिए एक सक्सेसफुल ईवी बनाना भी बहुत बड़ा चुनौती का काम था, क्योंकि अब उनको फिर से वही गलती नहीं दोहरानी थी जो उनने पहले दोहराई थी, और उनको ये भी ध्यान में रखना था कि जो गाड़ी वो बना रहे हैं उससे लोगों की प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे थे ईवी के साथ में वो भी दूर हो जाए। और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इकोसिस्टम को भी बनाना जरूरी है, जैसे कि चार्जिंग स्टेशंस, सप्लायर्स, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, पावर ग्रिड इंस्टॉलमेंट्स और आदि। ये सब करने में उनको ये भी समझना था कि वो अपने तय की हुई कीमत से आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर वो कीमत से ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो गाड़ी बिकने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और जिस मोटिव से टाटा ये काम कर रही थी भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल एज पर लाने का, उससे वो उस मोटिव को खो देते। इसीलिए कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया टाटा ग्रुप की ही अलग अलग कंपनीज और उनके एक्सपर्ट के साथ में काम करने का। जैसे कि टाटा मोटर्स पूरी गाड़ी की डेवलपिंग और एंकरिंग करेगी, क्या क्या सामान लगेंगे वो बाकी कंपनीज को गाइड करेगी। टाटा केमिकल्स को चुना गया बैटरी के डेवलपमेंट के लिए, जिससे वो एक ऐसी बैटरी बना पाए जो उनके सारे पर्पस सॉल्व करती हो और उनकी गाड़ी के लिए ही स्पेशली बनी हो। टाटा पावर को चुना गया ताकि वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए शहर की हर वो जगह पर और हाईवेज पर जहां पे कोई भी ईवी ओनर को लंबी दूरियों पर चार्जिंग और गाड़ी के रुकने की चिंता ना करना पड़े। जैसे हमें आजकल पेट्रोल या डीजल की चिंता नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इतने पेट्रोल पंप्स जो खुल गए हैं, उसी तरह ईवी ओनर्स को चार्जिंग खत्म होने का डर ना रहे। टाटा फाइनेंस को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए चुना गया, जिससे वो कंज्यूमर्स को अच्छे फाइनेंस ऑफर्स कर पाए और गाड़ी ओन करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिले और वो इजीली ओन कर पाए। और ये सारी फर्म्स को एक साथ टाटा यूनिवर्स कहा जाता है। ये कुछ इसी प्रकार है जैसे चीजें बेहतर और स्मूथली तभी काम करती हैं जब एक ही कंपनी सारे कंपोनेंट्स बनाए, जैसे कि एप्पल करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खुद बनाकर। इसीलिए आईफोन को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और ऐसा यूनिवर्स बनाने से दो फायदे होते हैं, एक तो लागत कम हो जाती है और साथ में प्रोडक्ट का डेवलपमेंट एंड डिजाइन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि कंपनी की सेम फर्म को कॉन्टैक्ट करना, उनके साथ में डील करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और इससे समय भी बहुत कम लगता है। लेकिन टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स के लिए ये अकेली चुनौती नहीं थी, उससे भी बड़ा चैलेंज था मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया हुआ समय। इंजीनियर्स को ईवी बनाने के लिए सिर्फ 12 से 16 महीने दिए गए, जबकि एक पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी को एक ईवी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 30 महीने तक का समय लग जाता है, क्योंकि गाड़ी बनाना एक बहुत ज्यादा पेचीदा काम है और सप्लायर्स जो देश और विदेश में हैं उनका बहुत बारीक तालमेल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट को डिजाइन करना और उसको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। और जब टाटा मोटर्स ने अपने सप्लायर्स को ये टाइमलाइन बताई तो वो चौंक गए और सप्लायर्स ने बोला माफ कीजिए, आप कुछ समय कम करके हमें बता रहे हैं। टाटा मोटर्स के लिए सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी, वो थी इस गाड़ी की बॉडी शेल, व्हील्स, ट्रिम, सीट्स, ये सब एग्जिस्टिंग गाड़ी में था और सप्लायर्स के पास में रेडी भी था। नेक्सॉन ईवी का निर्माण पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ नाम की जगह पर स्थित प्लांट में चालू किया गया। अब गाड़ी कैसे बनती है वो भी डिटेल में इस वीडियो में हम जान लेते हैं। माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जो एक नेक्सॉन ईवी को बनाने में लगी थी। तो गाड़ी बनाने का सबसे पहला स्टेज है गाड़ी की बॉडी बनाना। तो बॉडी बनाने के लिए कुछ इस तरीके के शीट मेटल के रोल से अलग अलग असेंबली बनाई जाती है। शीट को प्रेस करके शेप बनाए जाते हैं। ये भारी सा हाइड्रोलिक प्रेस जो आपको दिख रहा है, इसमें अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से डाइज लगा दी जाती हैं और इन्हीं डाइज से प्रेस करके डोर्स, साइड फ्रेम्स, रूफ, मेन फ्रेम, फ्लोर्स, बोनट को ढाला जाता है और कुछ ही सेकेंड्स में ये शीट्स असेंबली में कन्वर्ट हो जाती हैं। शेप देने के बाद इन्हें वेल्ड शॉप में भेजा जाता है। हर पार्ट को इकट्ठा करके जहां ये ऑटोमेटेड रोबोट्स लेजर के जरिए सेंट्रलाइज प्रिसीजन के साथ वेल्डिंग कर देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस स्टेप के बाद फ्रेमिंग और मेटल फिनिशिंग लाइंस में सारे हिस्से जैसे रूफ, साइड फ्रेम, फ्लोर साथ में जोड़े जाते हैं। उसके बाद एक असेंबली लाइन में डोर्स, बूट लिड, बोनट, साइड फेंडर्स को मेन चैसी के साथ में जोड़ दिया जाता है। इन तैयार शेल्स को BIW या बॉडी इनवाइट कहा जाता है। उसके बाद इन BIWs को पिंपरी चिंचवाड़ के 60 किलोमीटर दूर
दूर रंजनगांव में स्थित टाटा मोटर्स के दूसरे प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ ये BIWs पेंट और ट्रिम शॉप में आती हैं। टाटा मोटर्स डिजाइन लैब ने ईवी के लिए एक स्पेशल कलर चूज किया है जिसे वो ईवी ब्लू के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल ग्रीन कलर जो एक ईवी को सिंबलाइज करने के यूज में आता है वो कुछ अच्छा सा नहीं दिखता है, लेकिन ये ईवी ब्लू कन्वेंशनल नेक्सॉन से ज्यादा स्टैंड आउट करने में इस नेक्सॉन को हेल्प करता है, जिससे लोग इस कलर को देखते ही पहचान जाएं ये एक नेक्सॉन ईवी है। इस कलर को गाड़ी की कैरेक्टर लाइन जैसे कि फ्रंट ग्रिल, रियर टेलगेट लाइन, विंडोज कैरेक्टर लाइन, साथ में इंटीरियर पर डैशबोर्ड, AC वेंट और सीट्स कवर की सिलाई पर भी यूज किया है। नेक्सॉन ईवी में भी सेम इंस्ट्रूमेंट EFT पैनल आता है जो कि अल्ट्रोज और हैरियर में देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी भी जो थीम है वो भी ईवी ब्लू ही रखी गई है। तो जो BIW पिंपरी चिंचवाड़ के प्लांट में पहुंचती है तो BIWs को सबसे पहले एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। ये एक बड़ा सा पूल रहता है जिसमें बॉडी को डिप किया जाता है पूरा। ये प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन या फॉस्फेटिंग कहते हैं। इसमें BIW को एक मोल्टेन हॉट जिंक फॉस्फेट में डुबाया जाता है। जिंक में इसलिए डुबाया जाता है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है स्टील बॉडी के ऊपर। जिंक स्टील को कोरोजन से बचाता है। इस कोटिंग की थिकनेस 10 से 15 माइक्रोन की होती है। जिंक हायर रिएक्टिव है स्टील से। गैल्वेनाइजेशन के बाद में गाड़ी को पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। पेंट होने के बाद में गाड़ी को ट्रिम शॉप पे लाया जाता है जहां पे ट्रिम्स लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, जैसे कि हेडलाइट्स, डैशबोर्ड, टेल लाइट्स, व्हील्स और साथ में पावर केबल, जिससे गाड़ी की बैटरी से मोटर तक पावर दी जाती है। अब इस केबल के पीछे भी एक अनोखा किस्सा है। ये हाई वोल्टेज पावर लाइन बनाने के लिए टाटा सप्लायर्स ढूंढ रहा था और टाटा ज्यादा से ज्यादा चीजों को भारत से ही बना हुआ रखना चाहता था, तो उनने कॉन्ट्रैक्ट एप्टिव नाम की कंपनी को दिया जिसकी फैक्ट्री पुणे में थी। 2018 में जब टाटा मोटर्स ने एप्टिव से कांटेक्ट किया तब उनके पास भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइंस नहीं थी, क्योंकि भारत में किसी ने सोचा नहीं था कि नेक्सॉन ईवी जैसी गाड़ी भी आ सकती है और टाटा भारत में ही लगभग सारे कंपोनेंट्स बनाना चाहता था जिससे लागत कम रहे, साथ ही भारत सरकार की फेम स्कीम का भी वो फायदा उठा सके। तो फिर एप्टिव ने जर्मनी से एक्सपर्ट्स को बुलाकर इस हाई वोल्टेज केबल के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को सेटअप किया। अब एप्टिव की ये मैन्युफैक्चरिंग लाइंस चार्जिंग केबल्स और एडाप्टर्स, पोर्ट्स और भी कंपोनेंट्स बनाती है और टेस्ट करती है। इस हाई वोल्टेज केबल को सेफ्टी रीजंस के कारण 3000 वोल्ट्स पर भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद क्वालिटी चेक में पास होने के बाद इन केबल्स को रंजनगांव भेजा जाता है जहां ये गाड़ी में लगाई जाती है। इसके बाद ईवीज के सस्पेंशन और टायर्स लगाए जाते हैं, फिर डोर्स लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी में मोटर्स नहीं लगाई है जो गाड़ी का पावर हाउस बनने वाली है। इस समय गाड़ी को ग्लाइडर्स कहा जाता है। ये स्टेज वो है जिस समय गाड़ी में बैटरी लगाने से पहले चीजों को देखा जाता है। उसके बाद गाड़ियों को टाटा मोटर्स के के ब्लॉक में भेजा जाता है। टाटा मोटर्स के पास में 95 किलोवाट की मोटर पहले से ही अवेलेबल थी। ये काफी ज्यादा पावरफुल, साथ ही साथ काफी ज्यादा एफिशिएंट मोटर है। अब इसको कैसे असेंबल किया जाता है ये जान लेते हैं। मोटर में सबसे पहले क्रेडल लगाई जाती है। ये क्रेडल मोटर को बॉडी से माउंट करके रखती है। उसके बाद मोटर में ऑनबोर्ड चार्जर, DC टू DC कन्वर्टर लगाया जाता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट लगाई जाती है। फिर पूरी गाड़ी में पावर भेजने की वायरिंग हार्नेस लगाई जाती है। उसके बाद उन ग्लाइडर्स के चक्के निकालकर उसको लिफ्ट में माउंट करके मोटर को नीचे से फिट किया जाता है। अब सबसे आखिरी में बारी आती है बैटरी की। आखिर टाटा मोटर्स की टीम ने इसे कैसे डिजाइन किया और कैसे बनाया ये भी जान लेते हैं। जब तक बैटरी के फाइनल डिजाइन्स टाटा केमिकल्स में रेडी हो रहे थे तब तक टाटा मोटर्स के प्लांट इंजीनियर्स को असेंबली लाइन को कंप्लीट करना था। बैटरी बनाने का काम टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स को दिया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, कुछ ऐसे ही छोटे छोटे लिथियम आयन सेल्स को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय या भारत की एक्सट्रीम गर्मी को झेल सके और उससे बैटरी ओवरहीट होकर सेफ्टी का इशू ना बने, उसके लिए बैटरी में लिक्विड कूलिंग लाइंस भी बनाई जाती हैं जिससे बैटरी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। भारत में सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि भारत में बहुत फ्रिक्वेंटली बारिश के कारण शहरों में पानी काफी ऊपर तक भर जाता है। अब इससे अगर बैटरी के अंदर पानी जाने से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या और साथ ही साथ हाई वोल्टेज करंट लगने का भी खतरा बन सकता था। इसलिए बैटरी को वाटर टाइट भी बनाया गया और इसे 30 मिनट यानी आधे घंटे तक पानी में डुबा कर रखा गया, जिससे ये साबित हो सके कि बैटरी कंपोनेंट तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंच पाए और इस तरीके से बैटरी को IP67 रेटिंग मिल जाती है। लेकिन बैटरी की टेस्टिंग डिजाइन में टाइम लग रहा था। तब तक टाटा मोटर्स की टीम इसके डिजाइन को गाड़ी में लगा के टेस्ट करना चाहती थी। तब टाटा मोटर्स ने सीबा ब्लॉक मटेरियल का उपयोग करके बैटरी के शेप में इसे बनाया और गाड़ी में
लगाकर देखा कि कहीं ये किसी कंपोनेंट से रगड़ तो नहीं रहा है। सीबा ब्लॉक एक प्रोटोटाइपिंग के काम में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट था वो टीम को काफी ज्यादा छोटा और काफी ज्यादा कम समय दिया था और सारे टीम मेंबर्स को पुणे शिफ्ट कर दिया गया था। अब डेली इन टीम्स को स्टैंड इन मीटिंग के लिए बुलाया जाता था जहां वो वर्क मैनेजमेंट को संभालते थे और ये सभी इस बात पर गौर करते थे कि कोई एक पर्टिकुलर चीज की परेशानी दूसरे काम को तो नहीं रोक रही है। मैंने बोला ना, गाड़ी बनाना मजाक नहीं है। बाहर से देखने में लगता है बहुत सिंपल है गाड़ी बनाना, लेकिन इसके पीछे कितनी रिसर्च, कितनी प्लानिंग, कितना कोऑर्डिनेशन लगता है, ये सिर्फ गाड़ी बनाने वाली टीम ही जानती है। ये टीम डिजाइन की बारीकियों को कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड मॉडल के थ्रू देखा जाता है और इससे अंदाजा लगाया जाता है आखिर गाड़ी रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करने वाली है। हमारे कॉलेज में भी हमने एक गाड़ी डिजाइन की थी, उसके लिए टीम बनाए थे और उसे फैब्रिकेट करके टेस्ट भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी वो वीडियो पसंद आएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ईवी की बैटरीज जनरली नीचे फ्लोर पर माउंट होती है जैसे कि आप सब जानते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गाड़ी की सेंटर ऑफ मास बैटरी के कारण सही रहती है और बैटरी का वजन ज्यादा होने के कारण गाड़ी की ग्रिप सड़क पर ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये सारी स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस की चीजों को कैड सॉफ्टवेयर पर ही सिमुलेट करके निकाल लिया जाता है। इससे डिजाइनिंग स्पीड तो बढ़ती ही है, साथ में कॉस्ट भी कम हो जाती है और फाइनल गाड़ी बनने के बाद इंजीनियर्स को पता होता है कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करने वाली है। इसीलिए क्रैश टेस्ट से पहले ही कंपनी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स का अंदाजा लगा सकती है क्योंकि सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस, स्ट्रेन सब बता सकता है। पैसेंजर्स सेफ रहें, एक्सीडेंट में बैटरी में आग ना लगे, हाई वोल्टेज से खतरा ना हो, उसके लिए गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स को भी बदला जाता है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद गाड़ी को लिफ्ट में चढ़ाया जाता है, फिर गाड़ी में मोटर और बैटरी असेंबल किए जाते हैं, सारे पोर्ट्स को लगाया जाता है, कूलिंग लाइंस को लगाया जाता है और सबसे लास्ट में आप इस फ्यूज को देख सकते हैं, इसे भी लगाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि गाड़ी रोड पर दौड़ने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद टाटा मोटर्स इसे भेजती है एक टेस्ट पर जो इस गाड़ी को इंडियन रोड्स पर झेलनी है। जैसे कि गर्मी, राजस्थान जैसी जगह पर गर्मी के समय टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे गर्म मौसम पर गाड़ी अच्छा परफॉर्म करे, एसी फेल ना हो, बैटरी गर्म एरिया पर रेंज कम देती है तो गर्मी में बैटरी अफेक्टेड ना हो, ये सब देखा जाता है। गाड़ी को फुल स्पीड पर भी चलाकर देखा जाता है। फिर इस नेक्सॉन ईवी को भारत के हर उस कोने में इस्तेमाल किया जाना था तो ठंडी जगह के लिए टाटा मोटर्स ने इसे कोल्ड चैम्बर में बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के परफॉर्मेंस को भी टेस्ट किया। फिर वाटर वेडिंग टेस्ट से देखा गया कि पानी भरी जगह पर गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी। ये सारे टेस्ट के बाद तो समझ आ गया कि गाड़ी कुदरती ताकतों को झेल सकती है, लेकिन क्या ये इंडिया के टॉर्चर सड़कों को झेल पाएगी, वो भी सालों साल बिना किसी दिक्कत और आवाज के। इसलिए टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी को अपने टॉर्चर ट्रैक्स पर भी टेस्ट किया। सबसे पहले टाटा ने गाड़ी को 4 पोस्टर टेस्ट पर आजमाया। ये टेस्ट वैसे ही होता है जब गाड़ी को स्पीड में खराब रास्तों पर झेलना पड़ता है, साथ ही सस्पेंशन कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है और कितना समय तक के लिए ये भी देखा जाता है। ये टेस्ट थोड़े ज्यादा इंटेंस होते हैं और इतना शायद ही कोई ओनर गाड़ी के साथ में ऐसा करेगा, लेकिन टाटा मोटर्स अपने साइड से कोई भी कसर, कोई सी भी बारीकी नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे वापस से कंपनी का नाम खराब हो और लोग वापस से कंपनी पर किए हुए भरोसे पर रिग्रेट करें। इसलिए टाटा मोटर्स ने गाड़ी की बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान दिया। इवन गाड़ी की जो भी चीजें राइड कंफर्ट को जरा सा भी खराब कर रही थी उसे टेस्ट ट्रैक पर देखकर समझकर ठीक कर दिया गया। वापस से टेस्ट ट्रैक पर चलाकर सस्पेंशन को प्रॉपर ट्यून किया गया। एक समय था जब टाटा मोटर्स की हर गाड़ी ज्यादा आवाज करने के लिए काफी ज्यादा बदनाम थी और आज टाटा मोटर्स उसी छवि को बदलने के लिए अपनी हर गाड़ी में एक अच्छा और शांत कैबिन एक्सपीरियंस देने के लिए अपनी सारी गाड़ियों को एक एनेकोइक चैम्बर यानी अकाउस्टिक से किया गया साउंड प्रूफ रूम, जहां बाहर की आवाज नहीं आती है और इसमें साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इस चैम्बर में गाड़ी की एक एक आवाज को ध्यान से सुना जाता है। कोई एक चीज भी जो बहुत शांत माहौल में यूजर को थोड़ा भी परेशान कर सकती थी, उस पार्ट को जांच करके उसे चेंज या उसके डिजाइन में सुधार किए जाते हैं जिससे गाड़ी बहुत शांत हो और किसी भी पैसेंजर को गाड़ी में बैठकर ऐसा अनुभव हो जैसे उनका एक्सपीरियंस किसी एक लग्जरी कार में होता हो। ये सारे टेस्ट के बाद गाड़ी रोलिंग और ब्रेकिंग टेस्ट में जाती है। इसमें गाड़ी के एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग को देखा जाता है। उसके बाद गाड़ी को एक शावर टेस्ट पर भेजा जाता है जिसमें हर डायरेक्शन से 8 बार के प्रेशर से गाड़ी का टेस्ट किया जाता है जिससे ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि गाड़ी के कैबिन में एक बूंद भी पानी ना आए। और साथ ही जो कंपोनेंट्स डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में आते हैं जैसे कि लाइट्स हो गई, फॉग लाइट्स, हॉर्न, टेल लाइट, रिक्वेस्ट सेंसर्स, एबीएस सेंसर और
भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, उनमें कहीं पानी तो नहीं घुस रहा है या पानी से हॉर्न तो नहीं बंद हो रहा है, ये सब देखा जाता है। ऐसे करके कुल गाड़ी के 12 क्वालिटी चेक किए जाते हैं और इन क्वालिटी चेक से ये सुनिश्चित किया जाता है कि गाड़ी की हर छोटी से छोटी चीज सही हो, जैसे कि पेंट, पैनल गैप्स, फ्यूजेस आदि, जिससे गाड़ी एकदम परफेक्ट हो। और ये सब में पास होने के बाद गाड़ी को ये क्वालिटी एश्योरेंस चेक का स्टिकर मिलता है। उसके बाद ही लास्ट स्टेज पर गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट चेक करके गाड़ी को प्लांट से बाहर भेज दिया जाता है। इस प्लांट में हर दिन 70 नेक्सॉन ईवी बनती हैं और सालाना 10,000 नेक्सॉन ईवी। और इतनी मेहनत और चैलेंजेस के बाद आखिर नेक्सॉन ईवी सक्सेसफुल हो ही गई मार्केट में और कस्टमर्स के अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज के बाद टाटा मोटर्स की मेहनत आखिर रंग ले आई। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता क्या ये वही टाटा मोटर्स है जो खराब गाड़ी बनाने के लिए बदनाम था और लोग बोला करते थे टाटा की गाड़ियां मत लेना, पछताओगे। वो एक समय था और आज का एक समय है जब टाटा मोटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स पर काफी मेहनत की है, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड की है और लोगों का भरोसा जीता है। आज जब भी कोई नई गाड़ी लेने का प्लान करता है, लोग बोलते हैं टाटा जरूर जाके देख के आइएगा। तो कुछ इस तरीके से बनती है नेक्सॉन ईवी और ये वीडियो से हमें पता चलता है कैसे टाटा मोटर्स ने एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड किया। वो बोलते हैं ना, कांस्टेंट एफर्ट्स करने से आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो आप भले ही कितने फेलियर्स क्यों ना झेल रहे हो, लेकिन अगर आप कांस्टेंट और सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। और इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गाड़ी बनाना कोई मजाक का काम नहीं है और सिर्फ गाड़ी की वीडियो बनाना काफी नहीं है। उसके पीछे का साइंस जानने से आप गाड़ियों को बेटर जज कर पाएंगे कि आखिर गाड़ी कैसे बनती है, क्या क्या स्टेप्स कंपनी करती है, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है गाड़ी बनाने में, तब जाके एक गाड़ी बनती है। और इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गाड़ी बनाना 4 चक्कों और बॉडी को जोड़ के बनाने का काम नहीं है, उसके पीछे भी बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग लगती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी @ऋतिक पर या मेल आईडी ritikd0@gmail.com जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, आप इस पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें बताई गई चीजें आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को चेकआउट कर लीजिए। मैं गाड़ी के रिव्यूज, पेयर वीडियोस, कैपेबिलिटी लॉन्ग रन, माइलेज रन वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि मेरी वीडियोस जैसी अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।